Good afternoon, class. Today I will teach you a new topic, Meniere disease. So before starting the Meniere disease, I will give a short introduction about the hearing mechanism or mechanism of hearing. So here you can see in this picture, here the three parts of ear. This is the first one is outer one is the outer ear, and the middle pink portion, that is middle ear, and the last portion, this is the inner ear. So this is the portion of outer ear, middle part is the part of middle ear, and the inner part is inner ear. So outer ear it consists of auricles and auditory canal, which is external auditory canal. Then second one is middle part. In the middle part there is bony ossicles or ear ossicles, that is malleus, incus and stapes, and one more thing, that is round oval window as well as tympanic membrane. Then third one is part of inner ear. In this you can see there is cochlea. The whole part is called cochlea, and there are different structure in the cochlear region. This is the scala tympani, this is the scala vestibuli, this is the round window. Then next one is organ of Corti, and this black one is basilar membrane. Then the inner portion of ear length, portion of ear, it is divided in two parts. First one is bony labyrinth and second one is membranous labyrinth. So the blue part, that is bony labyrinth, like semicircular canal, round window, then cochlea, and the membranous labyrinth, that is posterior semicircular canal, posterior semicircular duct, ampulla, देन हॉरिजॉन्टल सेमीसर्कुलर डक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो इनर ईयर का पोर्शन है, फर्स्ट वन इज़ बोनी लैब्रिंथ एंड सेकंड वन इज़ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. जो ऑरेंज वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, और जो एरिया आपको लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज़ बोनी लैब्रिंथ. Then next I will give short description about the pathway of ear. आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं एनाटमी फिजियोलॉजी में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी, जिससे कि आपको जो डिफरेंट ईयर इन्फेक्शंस हैं, ईयर डिसीज़ है, उसको समझने में आसानी हो. तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साउंड वेव्स है, किसी भी तरह का साउंड वेव है, सबसे पहले क्या होता है, ये इनर कैनाल में ये जो यहाँ पे आपको बाहर में यहाँ पे साउंड वेव्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिंक कलर में है ना. तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको हिट करते हैं. देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करने की वजह से क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं. यहाँ पे आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, थ्री लाइनिंग्स है ना. तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं वो जनरेट होते हैं. जैसे ही यहाँ पे साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और ये वाइब्रेशन जो है ये ईयर ऑसिकल के थ्रू ओवल विंडो तक जाते हैं. ये जो वाइब्रेशन है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ओवल विंडो, और ये क्या करते हैं, ईयर ऑसिकल्स यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टेपिस, इंकस एंड मेलिकस, जो तीन यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स रहते हैं, ईयर में जो बोन्स रहते हैं, उनके थ्रू ये जो साउंड्स हैं वो वाइब्रेट होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवल विंडो तक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द ओवल विंडो. एंड ओवल विंडो फिर क्या होने शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन ओवल विंडो में शुरू हो जाता है. अब ये वाइब्रेशन और आगे बढ़ते हैं, एंड देन ये स्केला जो वेस्टिबुलाई है, यहाँ पे ये वाला जो इनर ईयर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसमें ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई है ना. तो स्केला वेस्टिबुलाई में यहाँ पे ये पेरिलिम्फ है,
अंदर का जो पार्ट है वो एंडोलिम्फ है। तो पेरीलिम्फ में अब क्या हो रहा है, सबसे पहले साउंड ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट किया, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेशंस हैं वो ईयर ऑसिकल्स के थ्रू आते हैं ओवल विंडो में, देन ओवल विंडो में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। ओवल विंडो से अब ये वाइब्रेशंस कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं पेरीलिम्फ इन स्केला वेस्टिबुली। अब ये स्केला वेस्टिबुली के पेरीलिम्फ में जाते हैं और ये वाइब्रेशन जनरेट करना शुरू कर देते हैं। देन अब क्या हो रहा है, ये जो वाइब्रेशन है और आगे बढ़ते हैं स्केला वेस्टिबुलाई के पेरीलिम्फ से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे ये हिट कर रहे हैं, यानी कि हिट करते हुए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से पेरीलिम्फ जो है उसमें भी वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक का हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, और ये वाइब्रेशन जो कि अब यहाँ पे एक रेसिनर मेम्ब्रेन्स है, जो रेसिनर मेम्ब्रेन्स है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करती है, इस वाइब्रेशन को पिक कर लेती है यानी कि उसको ज्वाइन करती है। और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, ये वाइब्रेशन अब स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में चले जाते हैं। एंडोलिम्फ वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये जो है ये एंडोलिम्फ वाला पोर्शन है जो अंदर का लेयर है। तो पहले वाइब्रेशन पेरीलिम्फ में आया, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरीलिम्फ में, देन यहाँ पे जो रेसिनर मेम्ब्रेन है वो उसको पिकअप करती है वाइब्रेशन को, और अब जो अंदर का जो पोर्शन है यहाँ पे जो एंडोलिम्फ है ये इसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। और जब एंडोलिम्फ वाइब्रेट होना शुरू होता है तो यहाँ पे आप इसका जो मैंने एक सिंगल ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला जिसमें ये सर्कल बना हुआ है, तो आप इसका यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे फर्स्ट ये यहाँ पे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, देन दिस इज़ द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, कॉक्लियर नर्व्स, ये तीनों पार्ट मिलके स्केला मीडिया बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ऑरेंज वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ऑरेंज वाली जो लाइनिंग, सेम ये लाइनिंग है, और बीच बीच में जो आपको लाइनिंग्स दिख रही है ये यहाँ पे हेयर सेल्स बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन शुरू होता है तो एंडोलिम्फ में बहुत सारे स्टीरियोसीलिया यानी कि हेयर सेल्स, यहाँ पे स्टीरियोसीलिया में हेयर सेल्स बहुत सारे पहले से होते हैं, और वो क्या करते हैं, ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है जो ऑरेंज कलर की है, जिसके साथ क्या होने लगते हैं, रब होना शुरू करते हैं। जैसे ये जो हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ जैसे जैसे रब होना स्टार्ट करते हैं तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में के यहाँ पे क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक चार्ज जनरेट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होता है। और ये इम्पल्स जो है, अब उस इम्पल्स को ये आप देख सकते हैं जो हेयर सेल्स हैं कॉक्नियल नर्व से क्या है, कनेक्टेड है। तो जैसे ही यहाँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जो हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया हैं जैसे ही रब करना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होता है, और उस इम्पल्स को जो कॉक्लियर नर्व्स रहती है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके हमारे ब्रेन के ऑडिटरी जो रिकॉग्निशन एरिया है वहाँ पे लेके जाती है, और वहाँ पे ब्रेन में उस इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है। देन ब्रेन हमको ये बताता है कि हम जो चीज़ सुन रहे हैं वो किस चीज़ की आवाज़ है, किसी पर्सन की आवाज़ है, या क्या ये आवाज़ हमने पहले कभी सुनी है। तो ये जो ओवरऑल ये प्रोसेस है हियरिंग का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है पेरीलिम्फ में है, एंडोलिम्फ में है, तो यहाँ पे ये फ्लूइड का प्रेशर जो है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। वाइब्रेशन जो जनरेट होता है ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे ईयर्स में, लेकिन अगर हम इस प्रेशर को अगर रिलीव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, और ये प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगा, जो हमारे ईयर के जो पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। तो पार्ट्स डैमेज ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसके अंदर का जो प्रेशर है एंडोलिम्फ पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ के अंदर का जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये प्रेशर रिलीज़ कैसे होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्रेशर है इसको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये जो फ्लूइड है वो क्या करते हैं, राउंड विंडो को यहाँ पे हिट करते हैं। जैसे जितना ज़्यादा हिट करेंगे, हिट करने की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होगा और प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट अभी जो हम लोग डिसीज़ पढ़ने वाले हैं मेनियर डिसीज़, उसमें क्या होता है कि प्रेशर जो कंटिन्यू बढ़ता जाता है और प्रेशर यहाँ पे जो रिलीज़ होना चाहिए नॉर्मली वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको वर्टिगो या स्पाइनिंग या हम कह सकते हैं जैसे गिड्डीनेस जैसा फील होता है कि उसका सर घूम रहा है या उसके चारों तरफ की चीज़ें घूम रही है।
तो यहाँ पे ईयर का पाथवे बताने का मेन रीज़न क्या है कि नॉर्मल यहाँ पे जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कंटिन्यूअस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे राउंड जो विंडो है उसको हिट करके प्रेशर को नॉर्मली ईयर द्वारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन किसी रीज़न से अगर फ्लूइड का प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, इनर ईयर के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। सो देन आई विल गिव आफ्टर giving the description regarding mechanism of hearing, let's start the topic. So introduction, Meniere disease, it is a disorder that affect the inner ear. ये एक ऐसा ईयर डिसऑर्डर है जो कि हमारे इनर ईयर को अफेक्ट करता है। इसके पहले जो हमने डिसीज़ पढ़ा था वो हमारे मिडिल ईयर को अफेक्ट करता है, दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया, एंड इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द इनर ईयर and the inner ear which is responsible for the hearing and balance, and this condition called vertigo, that is the sensation of spinning, and it also leads to hearing problem and a ringing sound in the ear. जैसे पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम लगेगा कि उसके जो कान में कुछ बज रहा है, जैसे कानों के अंदर कुछ बज रहा है, सो रिंगिंग साउंड इन ईयर। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये 3 ईयर, ये जो कॉकलिया का जो पार्ट है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, यहाँ पे स्वेलिंग हो गया है जिसकी वजह से साउंड भी डिस्टर्ब हो रहा है, बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, साथ ही साथ एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है हमारा ये इनर ईयर। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं जो कि ब्रेन को सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाती है, तो वहाँ पे भी ये जो एरिया है वो क्या हो गया है, डिस्टॉर्टेड एंड डिस्टर्ब एंड डैमेज हो गया है। Vertigo, it is a sudden internal or external spinning sensation often triggered by moving head too quickly. इसमें पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरे चारों तरफ की चीज़ें घूम रही है, मेरा सर घूम रहा है, मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं सभी वो गोल गोल घूम रही है ना। तो जैसे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, तो इसमें जो पेशेंट का जो हेड रहेगा वो बहुत जल्दी पेशेंट का हेड इसमें घूमने लगेगा, राउंड होने लगेगा और उसको अपने आसपास की भी सारी चीज़ें घूमती हुई दिखाई देंगी। It is a disorder of inner ear that can lead to disease spells, that is called vertigo, as well as hearing loss, and it is a disorder of inner ear that cause severe dizziness, ringing in ear, हियरिंग लॉस एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड कंजेशन इन द ईयर। इसकी वजह से पेशेंट को ईयर में ऐसा लगेगा कि रिंगिंग साउंड हो रहा है, हियरिंग लॉस, पेशेंट को अच्छे से सुनाई नहीं देगा, साथ ही साथ उसको लगेगा कि उसके ईयर में कुछ चीज़ चला गया, मतलब कंजेस्टेड है ईयर, या फिर फुलनेस, जैसे कि हमारे बाथिंग के टाइम पे जैसे कानों में पानी चला जाता है तो ईयर लगता है कि हमारा फुल हो गया है, तो वैसे ही पेशेंट को यहाँ फुलनेस फील होगा। So there is 4 pathological changes in the case of Meniere disease. First one is backed up fluid in the sac and inner lids that leads to swelling and pressure. यहाँ पे क्या होता है, इनर ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है एंड दैट लीड्स टू स्वेलिंग एंड इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द इनर ईयर। नेक्स्ट वन इज स्वेलिंग इन द बैलेंस कैनाल। जो हमारे बैलेंस कैनाल है वो डिस्टोर्टेड एंड डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम जो बैलेंस है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्वेलिंग इन द हियरिंग कैनाल दैट डिस्टोर्ट और ब्लॉक द साउंड इन्फॉर्मेशन। जो हमारे हियरिंग कैनाल हैं जिनके थ्रू साउंड का ट्रांसफ़र होता है वो भी क्या हो गए हैं, यहाँ पे स्वेल्ड हो गए हैं। लास्ट वन इज़ डिस्टोर्टेड इन्फॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन। सो देयर आर 4 पैथोलॉजिकल चेंजेस, बैक्ड अप फ्लूइड, swelling in the balance canal, swelling in the hearing canal and distorted information. Next there are mainly 3 stages of Meniere disease. So first one is early stage, second one is middle stage and third one is late stage. In early stage patient feels sudden unpredictable vertigo, यानी कि इसमें पेशेंट को अचानक से अनप्रिडिक्टेबल, जो कि उसने ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, अचानक से पर्सन को वर्टिगो का एपिसोड आएगा। नेक्स्ट वन इज़ हियरिंग लॉस, टिंगिंग सेंसेशन, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, हियरिंग एंड सेंसेशन ऑफ फुलनेस,
बिटवीन द अटैक्स, और इस बीच बीच में पेशेंट को जो वर्टिगो के अटैक आएंगे उसमें पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा, साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि पेशेंट का जो ईयर है उसमें फुलनेस हो गई है। मिडिल स्टेज वर्टिगो अटैक लेस सीवियर, जो वर्टिगो के अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते, इसमें हियरिंग लॉस होता है, साथ ही साथ इसमें पेशेंट का जो रहेगा ऑफ टिनिटस ऑफन बिकम वर्स, मैक्सिमम जो चांसेस है उसमें वो बहुत ज़्यादा जो टिनिटस है वो वर्स हो सकता है और ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एंड पीरियड ऑफ रेमिशन का मतलब होता है इलनेस अगर अगेन एंड अगेन बिटवीन सम ड्यूरेशन, मतलब कुछ ड्यूरेशन के बाद पेशेंट को वैसे एपिसोड आते रहेंगे और पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखाई देते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज लास्ट स्टेज, लेट स्टेज। दिस इज द इन दिस स्टेज देयर इज लेस फ्रीक्वेंट वर्टिगो, हियरिंग लॉस, टिनिटस बिकम वर्स। इसमें पेशेंट को बहुत ही फ्रीक्वेंटली पेशेंट को वर्टिगो के एपिसोड नहीं आएंगे, इसमें पेशेंट का टोटल हियरिंग लॉस हो जाएगा और साथ ही साथ पेशेंट को बैलेंस के साथ भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ मैनियर डिसीज। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज कॉक्लियर टाइप एंड सेकेंड वन दैट इज वेस्टिबुलर मैनियर टाइप। So first one is cochlear type. It is recognized by fluctuating progressive sensory neural loss with associated with the tinnitus, and oral pressure is in absence of vestibular symptoms. तो इसमें क्या हो रहा है, कॉक्लियर जो टाइप होता है मैनियर डिसीज़ का, इसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स रहेंगे वो फ्लक्चुएटिंग रहेंगे, साथ ही साथ इसमें जो सेंसरी न्यूरल लॉस है वो भी बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा, यानी कि जो पेशेंट का लॉस हो रहा है सेंसरी न्यूरो लॉस, दोनों ही क्या होगा, बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इसमें जो सिम्टम्स हैं टिनिटस भी इसमें प्रेजेंट रहेगा और ऑरल प्रेशर भी पर्सन का इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट वन इज वेस्टिबुलर मैनियर डिसीज। इट इज़ द अकरेंस ऑफ एपिसोडिक वर्टिगो which is associated with the increased oral pressure but no cochlear or vestibular disease symptoms. कॉक्लियर जो टाइप था उसमें क्या है, वेस्टिबुलर के सारे सिम्टम रहेंगे, लेकिन जो वेस्टिबुलर मैनियर डिसीज है इसमें क्या होगा, वर्टिगो के एपिसोड तो रहेंगे ही, साथ इसमें ऑरल प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा, मतलब जो इनर ईयर के अंदर का प्रेशर है वो भी इंक्रीज रहेगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह के कॉक्लियर या वेस्टिबुलर डिसीज के सिम्टम्स पेशेंट में नहीं दिखाई देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर मैनियर डिसीज। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द causes of मैनियर डिसीज. सो आई विल डील इट वन बाई वन. सो फर्स्ट वन इज डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय एंडोलिम्फ. नॉर्मली जो है एंडोलिम्फ क्या करता है, इट इज़ कैरिड बाय द एंडोलिम्फ डक्ट टू द सैक वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब. नॉर्मली जो एंडोलिम्फ है वो क्या किया जाता है, जो सैक है उसके थ्रू एंडोलिम्फ का जो सैक है उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन जिसकी वजह से जो इनर ईयर का प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, एंडोलिम्फ में डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है एंड दैट लीड्स टू इस्चीमिया एंड इन्फ्लामेशन एंड एज वेल एज डैमेज ऑफ इनर ईयर. नेक्स्ट हम देखते हैं वैसोमोटर डिस्टर्बेंस. वैसोमोटर डिस्टर्बेंस, इसमें वैसोमोटर डिस्टर्बेंस हो सकता है लाइक इन केस ऑफ स्ट्रेस. इसमें क्या होता है, वैसोमोटर डिस्टर्बेंस में देयर इज अ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी रिजल्टिंग इज स्पाज्म ऑफ इंटरनल ऑडिटरी नर्व एंड इट ब्रांचेस. इसमें क्या होता है, स्पेशली अगर स्ट्रेस के केस में हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल ऑडिटरी आर्टरीज हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं उनमें एबनॉर्मल स्पाज्म होने लगता है, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीफनेस एंड वर्टिगो स्पेशली इन केस ऑफ ईयर डिसीज. नेक्स्ट वन इज़ द एलर्जी. ऑफन द एलर्जी में बी अ फूड स्टॉप और एन इनहेलेंट. मैक्सिमम जो एलर्जी है वो किसी फूड मटेरियल से हो सकती है या किसी इनहेलेंट से हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनर ईयर है हमारा एक शॉक ऑर्गन की तरह एक्ट करता है ना. और ये क्या करता है, नियरली जो 50% जो पेशेंट होते हैं उनमें किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होने से ही जो ऑरल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, साथ ही साथ इरिटेशन कॉज होता है इनर ईयर में बिकॉज ऑफ एलर्जी टू एनी फूड स्टफ और एनी inhalants. Next one is
सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होने से कैसे होगा, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर रिटेन लीडिंग टू एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है इनर ईयर में भी होगा, क्योंकि इनर ईयर भी बॉडी का ही एक पार्ट है, तो वहाँ पे ऑलरेडी फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो फ्लूइड जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा एंडोलिम्फ में, वहाँ पे प्रेशर उतना ही ज़्यादा अराइज होगा, और प्रेशर जितना ज़्यादा अराइज होगा पेशेंट का हियरिंग लॉस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा, बैलेंस में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन इज हाइपोथायराइडिज्म। अबाउट 3% केसेस ऑफ मेनियर डिसीज आर ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। जितने भी मैक्सिमम अगर हम पेशेंट देखें तो उसमें जो 3% पेशेंट होते हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। ये रीज़न क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हमारे जो बॉडी का जो हार्मोनल रेगुलेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी डिस्टर्ब होता है, एंड दैट लीड्स टू मेनियर डिसीज। एंड नेक्स्ट वन इज ऑटो इम्यून एंड वायरल एटियोलॉजीज। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जो हमारे बॉडी जो होती है खुद अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगती हैं, एंड that damage our own cells, and that leads to inflammation and irritation or hearing loss in the inner ear if it arises in the inner ear canal. Next one is any type of bacterial infection or viral infection, tinnitus, patient having any type of oral fullness due to any type of sodium and water retention, तो ये सारे reasons हो सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो कॉसेस हैं यहाँ पे मेनली जो है, फर्स्ट वन इज़ डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द एंडोलिम्फेटिक सैक, सेकेंड वन इज़ एलर्जी फ्रॉम एनी फूड स्टफ और फ्रॉम एनी इनहेलेंट, थर्ड वन इज़ ऑटो इम्यून प्रोसेस, समटाइम इट डिस्ट्रक्ट द ओन सेल्स, and if it happens in the inner ear that it will leads to Meniere disease, sometime viral infection that also lead to Meniere disease or ear infection, and due to stress there is vasomotor disturbance and there is spasm of internal auditory artery which interfere with the functioning of auditory nerves or cochlear nerve. And next one is sodium and water retention. Because of the sodium and water retention there is fluid accumulation in the ears, in the inner ear, and that increase the pressure inside the inner ear canal, and that leads to Meniere disease and hearing loss. And last one is endocrinal factor, for example hypothyroidism. So this is the causative factor of Meniere disease. Next we will talk about the pathophysiology. So due to all these factors like vasomotor disturbance, allergens, sodium and water retention, hypothyroidism, autoimmune, and any due to any viral infection there is overproduction or defective absorption of एंडोलिम्फ। दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। पहली चीज़ नॉर्मली क्या होता है, जो एंडोलिम्फ में फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ इनर ईयर में प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन तो सही तरीके से हो रहा है लेकिन फ्लूइड का प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इनर ईयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो फ्लूइड का वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर अराइज हो रहा है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज़ इंक्रीज वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर विद इन द लैब्रिंथ मेम्ब्रेन, एंड दैट लीड्स टू डिस्टेंशन। अब जिसकी वजह से क्या है, डिस्टेंशन हो रहा है, दैट रिजल्ट इन रप्चर एंड मिक्सिंग ऑफ एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ फ्लूइड। अब वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से इनर ईयर में डिस्टेंशन हो गया, एंड डिस्टेंशन होने की वजह से एंडोलिम्फ और जो पेरीलिम्फ है दोनों के जो फ्लूइड हैं वो रप्चर होकर आपस में मिक्स हो जाते हैं, एंड दैट डिसरप्ट द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द लैब्रिंथ, जिसकी वजह से जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो लैब्रिंथ मेम्ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट इन Meniere disease. Next is clinical feature. So first clinical feature I have already told you about the vertigo, that is spinning of head
that is the spinning, or there is one more thing, that is tinnitus, a sensation of ringing in the affected ear. Mostly it affect the one eye. Next one is oral fullness, feeling of fullness or any type of congestion in the ear. Sometimes patient feel nausea, vomiting, as well as sweating also. There is loss of hearing in the affected ear, loss of balance, and patient may feel headache. Next is diagnosis. So firstly we will take the history of the patient regarding any type of ear infection. If patient having any type of other disease, like in case of edema or ascites, there is retention of sodium and water. If patient having any type of hormonal disease, like in case of hypothyroidism, or if patient having any type of viral infection, so it will leads to mania disease. So firstly we will take the history regarding all these factor, then we will perform the examination, physical examination. In physical examination we will perform the hearing test and some another diagnostic tests. First one is audiometric examination. In this we will find the hearing loss in the affected ear, and it include a test to gauge the ability to tell the difference between the words like fit and sit. इसमें हम पेशेंट का जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है उसको पहचानने के लिए हम बोलते हैं, पेशेंट को हम ये पूछेंगे कि फिट और शिट में क्या डिफरेंस है, तो उससे हमको पता चलेगा कि पेशेंट का जो स्पीच पेशेंट का जो हियरिंग लॉस है वो किस स्टेज तक हुआ है, पेशेंट का हियरिंग जो लॉस है वो कितना अफेक्ट हुआ है, जो हियरिंग मैकेनिज्म है वो उसका कितना अफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो निस्टेजोमोग्राम. दिस इवेलुएट द बैलेंस एंड इन दिस पेशेंट विल बी प्लेस्ड इन डार्क रूम. इसमें हम पेशेंट को एक डार्क रूम में पहले लेके जाते हैं. देन द आई मूवमेंट्स आर मेजर्ड एट द कूल एंड वार्म एयर ब्लोस थ्रू ईयर कैनाल. और उसके जो ईयर कैनाल है उसमें ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों ही बारी बारी से ब्लो की जाती है, फूकी जाती है, और पेशेंट का हम उसके थ्रू हम आई मूवमेंट्स चेक करते हैं. Next one is electrocochleography. This measure the fluid pressure in the inner ear. इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है उसको हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी. नेक्स्ट वन इज रोटरी चेयर टेस्टिंग. दिस टेस्ट शो हाउ आई मूवमेंट्स अफेक्ट द इनर ईयर. इसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट को जो हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है इनर ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से, उसके वजह से पेशेंट के जो आई मूवमेंट्स हैं उसमें कितने चेंजेस आए हैं. and in this procedure we will ask the patient to sit in a turning chair that is controlled by a computer. Next one is vestibular evoked myogenic potential. This measure the reaction to sudden and loud noise by the patient. Next one is posturography. This test balance and how well you keep it with. You stand barefoot on a platform, then can move in several directions, and you wear a harness that lets your doctor see how you respond when platform moves in certain way. So this is the procedure of posturography. Next one is video head impulse test. This use the video images to see how well you can focus and how eyes respond to sudden movements. इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि ये जो टेस्ट है हमको ये बताता है कि हमारे जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम कितना फोकस कर पा रहे हैं और हमारी जो आई से सडनली कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए. ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट. विद दिस टेस्ट पेशेंट वियर हेडफोन्स. इसमें पेशेंट को हम हेडफोन वियर करने के लिए कहते हैं. एंड अ कंप्यूटर मेजर द ब्रेन वेव्स एज अ रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट साउंड. और कंप्यूटर्स इसमें है ब्रेन की एक्टिविटी को मेज़र करता है कि डिफरेंट साउंड्स के लिए ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो रही है, किस तरीके का रिस्पॉन्स ब्रेन दे रहा है. एंड ये मैक्सिमम उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिनमें अदर टाइप के हियरिंग टेस्ट परफॉर्म करने से हमको डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पा रही है, या फिर हम बेबीज़ के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वन इज एडिशनल इमेजिंग टेस्ट टू रूल आउट पॉसिबिलिटी दैट समथिंग अनदर देन मानियर इज कॉजिंग सिम्टम्स. फॉर एग्जाम्पल CT स्कैन, MRI, एक्सरे एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन. Next one is complication of Meniere's disease. So first one is fatigue and stress, loss of balance due to hearing loss, increased risk of fall and accident due to imbalance of
due to loss of balance and loss of coordination due to